पढ़ा रहे थे और कविता का नाम था बच्चों रिस्क माने जोखिम है। तो बच्चों आपको बताया कि जिंदगी में क्या होता है कि कदम कदम पे जोखिम है, कदम कदम पे जिंदगी में जोखिम है बच्चों। और इस पोयम को देखो आप, कहां तक पढ़ाया था मैंने, बहुत सारी बातें आपको बताई कि जिंदगी में क्या है कि आदमी को जोखिम हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी में जोखिम नहीं लेता है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करता है। क्या कहा बच्चों मैंने? जो जिंदगी में कुछ भी जोखिम नहीं लेता है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करता है। नो पेन्स या नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन का मतलब बच्चों अगर जिंदगी में पेन नहीं लोगे, पेन माने दर्द, और दर्द बच्चों आपको कब होगा? जब आप कोई जोखिम उठाओगे, कोई खतरा उठाओगे। इफ यू आर नॉट रेडी टू फेस एनी चैलेंज, इफ यू आर नॉट रेडी टू फेस एनी रिस्क और डेंजर और हजार्ड, अगर आप जिंदगी में कोई भी रिस्क, कोई भी हजार्ड या कोई भी खतरा उठाने के लिए बच्चों तैयार नहीं हैं, तो जिंदगी में आप क्या अचीव करोगे? यू विल अचीव नथिंग इन योर लाइफ। तो बच्चों क्या होगा कि तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये बच्चों बहुत जरूरी बात है, और यही इस कविता का क्या है? थीम है। थीम का मतलब होता है प्रतिपादन। तो बच्चों उतारो आप इस बात को। नो गेन। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि जिंदगी में अगर आप जोखिम नहीं उठाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं करोगे। दिस इज द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पोयम। यही है बच्चों इस कविता का थीम। ध्यान दो बच्चों, दो शब्द अंग्रेजी में, अच्छे समझो आप इन बातों। एक होता है थीम, एक होता है देम। तो आप जानते हो बच्चों, जब आप इसके अंत में ई लगाते हो तो ये ई साइलेंट रहता है और इसको पढ़ा जाता है ये। अब बोलो क्या होगा? थीम। और बच्चों इसमें तो ई है ही नहीं और इसको पढ़ा जाएगा द। अब ये बच्चों थी क्यों हो गया, ये द क्यों हो गया? इसका जवाब तो बच्चों आज तक कोई दे नहीं पाया। ये एक्चुअली बच्चों इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा के ऊपर एक आरोप है। अंग्रेजी एक साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, या बहुत कम साइंटिफिक लैंग्वेज है। अंग्रेजी विश्व की सबसे कम वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। वैज्ञानिक इसलिए बच्चों की इसमें नियम कानून कायदे कम लागू होते हैं। ये एक्सेंट के ऊपर या प्रोनाउंसिएशन या जो आपका स्पोकन वाला पार्ट है उसके आधार पे चलती है। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये थी क्यों और ये द क्यों है। कोई भी भाषाविद इसका जवाब नहीं दे सकता है। अंग्रेजी को बच्चों हम कटपुट लैंग्वेज भी कहते हैं, CUT कट और PUT पट। इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कुट क्यों नहीं है और इसका भी नहीं कि ये पट क्यों नहीं है। एक कट होता है, एक पुट होता है। एक तो कट होता है, एक पुट होता है। और आगे चलो, ये तो बच्चों SON सन है, सोन नहीं है। ये SUN सुन नहीं है, ये भी सन है। ये बुझी की बात है। तो ये तो साधारण बातें हुई। अपनी बात करते हैं अपन कि नो पेन नो गेन का मतलब बिना खतरा उठाए जिंदगी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोयम। पोयम को बच्चों आप देखो कौन सी लाइन है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। तो बच्चों टू लगा है तो इसका मतलब डेस्पेयर भी एक वर्ब है, टू होप। अगर बच्चों आप आशा करते हो तो आप जानते हो क्या होना पड़ सकता है? आपको बच्चों डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है। यूं भी कह सकते हैं कि आपको होपलेस होना पड़ सकता है। होपलेस यानी क्या होता है? नाउम्मीद। और होपफुल को कहते हैं बच्चों ऑप्टिमिस्टिक। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक होता है जो आशावादी होता है, उसी को आप ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। इसलिए जितने भी कवि हैं, जितने भी पोएट्स हैं, वो चाहे किसी भी भाषा के हों, हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, तो बच्चों क्या होता है कि जितने भी विश्व के पोएट्स हैं ज्यादातर वो सब क्या है? इसकी बात करते हैं।
हालांकि कई ऐसी कविताएं हैं जिनमें पेशिमिज्म, निराशावाद जो है बच्चों, निष्क्रियतावाद, उसकी झलक भी आती है। जयशंकर प्रसाद की एक बड़ी मशहूर कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज को लाहल की अवनी रे। तो बच्चों वो कविता कैसी है? वो निराशावादी कविता है। निराशावादी कविताओं को अच्छी कविताएं नहीं माना जाता। अच्छी कविताएं वह है जो आपको क्या दे? आशा का संदेश दे, उम्मीद का पैगाम दे। बच्चों इस प्रसंग में आपने दिनकर की एक बड़ी मशहूर कविता पढ़ी होगी, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। यह आपको क्या करती है? आशा बंधाती है। यह आपको इस बात के लिए आपको आशावादी बनाती है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, आपको उत्साह देती है, आपको शक्ति देती है। लेकिन कुछ कविताएं निराशावादी है। जयशंकर प्रसाद की एक आंसू कविता, उसमें भी कई निराशा की बातें हैं। झंझा झकोर गर्जन, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरदमाला, पाकर सब पाकर शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। तो जो यहाँ वो क्या है कि निराशा की बातें करते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है जी, कवि की मानसिक जो मनोदशा है वो इस प्रकार की होती है, तो कुछ निराशा की बात भी लिख देता है। तो बातें दरअसल ये है कि ये आप शब्द समझो बच्चों। अब आपको दिया गया है कि टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। अगर आप आशा करते हो तो बच्चों निराश होने की जोखिम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो आशा की है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू होप्ड may be achieved by you, what you hoped for may be achieved by you। ये जरूरी नहीं है कि जिसके लिए आपने उम्मीद की है, आशा की है, वो आपको मिल जाए। क्योंकि बच्चों हम जीवन में जितना भी सोचते हैं सब कुछ चीजें थोड़ी मिलती है हमें, तो फिर निराशा तो होती है। आप किसी की मदद करते हैं इस उम्मीद से कि संकट आने पर यह भी आपकी मदद करेगा, लेकिन हो सकता है कि बदले में आपको क्या होना पड़े? निराश होना पड़े। इसलिए आशा आस निराश के दो रंगों से ही दुनिया तूने बनाई, नदियां संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई। मिलन में जुदाई की रिस्क है। नदी में अगर आप नाव खेते हैं तो तूफान आने की, टेम्पेस्ट, समंदर में जो तूफान उठता है, दैट्स व्हाट यू कॉल टेम्पेस्ट। शेक्सपियर की किताब का नाम भी टेम्पेस्ट है। तो टेम्पेस्ट आ सकता है और आपकी नाव क्या हो सकती है? भंवर में फंस करके बच्चों मझधार में डूब सकती है। पर मुझे यह बताइए कि क्या तूफानों के डर से, टेम्पेस्ट के डर से क्या माझी नाव खेना छोड़ दे? बच्चों आप जानते हो तूफान आते हैं जाते हैं, विनाश आता है, लेकिन सृजन कभी अपना कार्य नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ना चाहिए। सृजन का यही धर्म है। कितनी बार कश्तियां टूटी, कितनी बार गगरियां टूटी, पर आप जानते हैं बच्चों शिकन नाई पनघट पर। कितनी बार कश्तियां डूबी, कितनी बार गगरियां फूटी, पर शिकन नाई पनघट पर। बच्चे ने कविता में लिखते हैं कि क्या कहते हैं, वो बड़ी अच्छी कविता है उसकी, जिसमें वो कहते हैं क्या कि ये है अंधेरे में दिवा जलाना कब मना है अंधेरा है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। अगर जिंदगी में अंधेरी रात है तो क्या उसके डर से हम दिया जलाना बंद कर दें? दिया तो हम जलाएंगे। है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। अंधेरी रात है। कहीं भी अगर मान लो बच्चों आपकी जिंदगी में, आप ये बताइए कि अगर आप आशा करते हो तो किसका डर है? निराश होने का डर है। परंतु क्या निराश हुआ जाए? परंतु क्या निराश हुआ जाएगा? मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप निराश हैं तो क्या निराशा के डर से उम्मीद करना छोड़ देंगे? टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। अब बच्चों हम कहते हैं कोशिश कर दें वालों की कभी हार नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि साहब हरिवंश राय बच्चन ने क्या गजब की कविता लिखी है कि कोशिश कर दें वालों की कभी हार नहीं होती। पर बच्चों को पता नहीं है कि हरिवंश राय बच्चन ने यह कविता नहीं लिखी है। यह कविता तो सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश कर दे वालों जी कभी हार नहीं होती। ये तो गुरु मंत्र है, लेकिन बच्चों कोशिश करने में भी असफल होने की, कभी हारने की गुंजाइश तो है। इसलिए कहता है कि
हम इस डर से कोशिश करना छोड़ दें क्या? कभी ये कहता है कि क्या हम इस डर से कोशिश करना छोड़ दें कि हम कोशिश करेंगे तो हम नाकामयाब हो जाएंगे? कोशिश बताओ, जोखिम कहां नहीं है? जहां जिंदगी है वहां जोखिम है, और जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो जोखिम अपने आप खत्म हो जाएगी। जिंदगी एक जोखिम है। लाइफ इज ए रिस्क इन इट्स ऑन, लाइफ इज ए हजार्ड इन इट्स ऑन, लाइफ इज ए डेंजर इन इट्स ऑन। जिंदगी अपने आप में खतरा है, जिंदगी अपने आप में जोखिम है, जिंदगी अपने आप में संकट है। जिस दिन आपका जीवन नहीं रहेगा, संकट सब आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों, जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्याएं तो जीवन के साथ है। जब जीवन ही नहीं होगा तो समस्याएं कहां रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये बताया है, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में निराश होने की, जोखिम है टू ट्राई यानी टू मेक एन अटेम्प्ट इज टू रिस्क फेलियर। अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें फेलियर मानी विफलता। फेलियर का मतलब क्या होता है? विफलता। तो बच्चों, कोशिश करने में विफल होने की जोखिम है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। ये पेशी वॉइस का सेंटेंस है बच्चों। वन मस्ट टेक रिस्क, रिस्क मस्ट बी टेकन बाय वन, कहना अनावश्यक है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। परंतु बच्चों, हर आदमी को जिंदगी में जोखिम जरूर उठानी चाहिए, या यूं कहें कि जोखिमें जरूर उठाई जानी चाहिए, या यूं कहें कि जोखिमें जरूर उठाई जानी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। क्या है सबसे बड़ा खतरा? जिंदगी में कोई खतरा नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। क्या है सबसे बड़ी जोखिम? जिंदगी में कोई जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ी जोखिम है। टू रिस्क नथिंग इज द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ। टू रिस्क नथिंग इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन वंस लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में खतरा नहीं उठाना सबसे बड़ा खतरा है। जो जिंदगी में खतरा उठाता नहीं है बच्चों, वो जिंदगी में कुछ न्याल करता नहीं है। आपको मुझे ठीक से पता नहीं है, आप कि एक चैप्टर चलेगा शायद 11वीं 12वीं में चलेगा, तो बच्चों उसमें वो पक्षी होता है सीगल। तो सीगल क्या करता है कि वो पंख फड़फड़ाता है। तो पंख फड़फड़ाता है तो सीखने से पहले क्या, वो चट्टान के ऊपर है, नीचे पूरा समंदर है, वो गिर के मर भी सकता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, वो डर उसका निकाला जाता है और वो क्या करता है, नील गगन में परवाज भरता है। तो कहने का भावार्थ बच्चों क्या हुआ? कहने का भावार्थ यह हुआ कि जो आदमी जिंदगी में जिसने कोई जोखिम नहीं उठाई, उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अरे भाई, जोखिम तो उठाओ। अगर आप जिंदगी में कोई पेन नहीं उठाओगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? बीज ही नहीं बोओगे तो बताइए कि पौधा जो है, फल वगैरह कहां से लगेंगे? तो जिंदगी की सबसे बड़ी अनिवार्यता जोखिम है। इसलिए जिंदगी का एक पर्यायवाची शब्द ही जोखिम है। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जोखिम है। ठीक है बच्चों, रिस्क इज नथिंग बट दिस इज अ सिनोनिम ऑफ लाइफ। जोखिम और कुछ नहीं है बच्चों, ये आपकी जिंदगी का पर्यायवाची शब्द है। यूं भी कह सकते हैं कि रिस्क इज एन इंडिस्पेंसेबल कंडीशन ऑफ लिविंग ए ह्यूमन लाइफ। एक मानव का जीवन जीने के लिए एक इंडिस्पेंसेबल कंडीशन, अर्थात एक जो अपरिहार्य स्थिति है, अपरिहार्य शर्त है, वही तो बच्चों जोखिम है। जोखिम का सौंदर्य, द ब्यूटी ऑफ रिस्क मस्ट बी इंजॉयड बाय एवरीबडी। हर किसी के द्वारा खतरों के हुस्न को क्या किया जाना चाहिए, उसका लुत्फ उठाया जाना चाहिए। परेशानियों के सौंदर्य का बच्चों आनंद लिया जाना चाहिए। परेशानियों में भी क्या होती है, गजब की ब्यूटी होती है, गजब का सौंदर्य होता है। आपके पास वो सौंदर्य बोध होना चाहिए, आपके अंदर वो सौंदर्य बोध होना चाहिए। और जो टीचर्स हैं बच्चों, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आप में क्या डेवलप करे, वो सौंदर्य बोध आप में डेवलप करे, दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द रिस्क्स। जोखिमों की जो ब्यूटी है, जोखिमों का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को बच्चों आप में क्या है, उसको आत्मसात करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, क्या मैत्रेयी गुप्त की किताब है बच्चों नहुष, उसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है। पंक्ति क्या है? पंक्ति बच्चों बहुत सरल आपकी समझ में आ जाएगी। पंक्ति यह है, चलना मुझे है बस अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। चलना मुझे है बस अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। तो बच्चों, अगर आप मान लो कोशिश करोगे तो गिरोगे भी, कोशिश करोगे तो गलतियां भी होंगी, लेकिन गलती उससे होंगी जो कोशिश करेगा, जो रिस्क उठाएगा। जो जिंदगी में रिस्क उठाएगा नहीं, उससे कभी कोई चूक होगी नहीं।
जो कभी रिस्क उठाएगा नहीं उससे कभी कोई चूक नहीं होगी। तो रिस्क तो बच्चों आपको उठानी है। हर बार आप गलत चीज बनाओगे तो सही भी तो बनेगी। तो सृजन की प्रक्रिया का बच्चों पहला स्टेप यही है। जब हम किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं तो उससे पहले चूकें होती है, गलतियां होती है। ऐसा तो कोई नहीं है, कोई भगवान थोड़ी हम कि आप एक ही बार के अंदर बना दें। जब कोई कभी कविता लिखने बैठता है, एक छंद का सृजन करता है, तो उसमें कई बार उसको मात्राएं सेट करनी पड़ती है, कई बार तुक सेट करना पड़ता है, कई बार ध्वनि नाद वगैरह वगैरह उसमें लाना पड़ता है, तब जाकर एक छंद बनता है। सब जाति फटी दुक्की दुपटी कपटी इंद्रेज एक गटी। अब देखो टटला रहा है। इस सौंदर्य को क्रिएट करने में बच्चों ऐसे थोड़ी आसमान से उठ के कविता आई, किसी ने कविता बना दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गिरते हैं शेष सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलता है वो तो गडोले चलने वाला तो क्या गिरेगा, वो तो गिरा हुआ ही है। पर गिरेगा कौन? जो उठेगा। जो उठेगा वह गिरेगा। तो बच्चों चलना मुझे है बसंत तक चलना, और गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। तो बच्चों आगे हम बताते हैं कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, परंतु जोखिम उठाई जानी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा कोई जोखिम नहीं उठाना है। जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा कोई खतरा नहीं उठाना है। कोई खतरा नहीं उठाना ही जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है। बच्चों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, बड़ी गजब की बात है। एक होता है बच्चों पैराडॉक्स, ये अंग्रेजी का अलंकार है। ये पैराडॉक्स बच्चों इस लाइन के अंदर आप द ब्यूटी ऑफ पैराडॉक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लाइन्स। इन पंक्तियों में पैराडॉक्स नाम का जो अलंकार है उसका सौंदर्य देखा जा सकता है। जब विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है क्या, चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, बच्चा आदमी का बाप है। लग रहा है यार ये भी कोई बात होती है, पर बच्चों इसका गूढ़ अर्थ है, सच में ही ऐसा है। इन द सेम वे जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। लग तो रहा है कि ये कोई बात है, पर जब आप इसका गूढ़ मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग निकलता है। इस प्रकार का जो अलंकार होता है बच्चों, उसे आप क्या बोलते हैं? इस प्रकार के अलंकार को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। क्या सबसे बड़ा खतरा? खतरा न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई है, बात कुछ हजम नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने समझाई तो हजम हुई ना। तो कोई बात बच्चों ऊपर ऊपर से आपको मिथ्या प्रतीत हो, विरोधी प्रतीत हो, उसमें कंट्रास्ट दिखे आपको, लेकिन जब आप उसका गूढ़ माने उसका डीपर मीनिंग जो है उसको पकड़ने की कोशिश करो तो उसमें एक सत्यता आपको प्रकट हो, एक फैक्ट आपको प्रकट हो। तो इस प्रकार ये पंक्तियों में जो अलंकार होता है उसे आप बच्चों पैराडॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे पैराडॉक्स कहते हैं। अब जरा देखना, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन। अब बच्चों यहां भी एक चीज समझने वाली बात है। देखो हाँ बच्चों ध्यान समझने की कोशिश करना, बहुत तत्व की बात समझाने वाला हूं आपको, बहुत ही तत्व की बात है। देखो आप हु यानी जो, एक वचन है ना के पहले, तो रिस्क आएगा, ये रिस्क आएगा, रिस्क नथिंग।
एक बात। दूसरी बात, तो बच्चों यहां ही आपको जो है मेरी जो मुझे समझाना हो मैं ही समझा देता हूं। देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि पर्सन, आदमी, कौन सा? हु रिस्क्स नथिंग, जो कोई जोखिम नहीं उठाता है। आदमी जो कोई जोखिम नहीं उठाता है, करता है नहीं इसका। अब मुझे यह बताओ बच्चों कि इसका जो असल सब्जेक्ट है वो क्या है? बच्चों आप समास वगैरह पढ़ते हो हिंदी में, तो आप पढ़ते हो एक प्रधान पद होता है ना। तो जो प्रधान पद होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो प्रधान पद हमारे अंग्रेजी में भी चलता है, जिसे आप रियल सब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रधान पद किसी में तत्पुरुष समास की बात करता हूं मैं। तो बच्चों आप जरा ये देखो, ये प्रधान पद इंग्लिश में भी चलता है। कैसे? पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, अर्थात आदमी जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता है। तो जो आदमी जो जोखिम नहीं उठाता है, इसे ये भी तो कह सकते हैं वह आदमी जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता है। ये वह शब्द है ना बच्चों, ये दैट का मीनिंग देता है। और आप जानते हो दिस, दैट, दीज, दोज की जो वीक फॉर्म होती है वो द होती है। तो ये पर्सन के ठीक बाद में आपने क्या जोड़ दिया? क्लोज यानी उपवाक्य जोड़ दिया, क्योंकि इसमें एक वर्ब है। हु रिस्क्स नथिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए फाइनाइट वर्ब। हु रिस्क्स नथिंग बच्चों क्या है? एक शब्द समूह है जिसमें एक क्रिया भी है। और इसका प्रयोग बच्चों कहां हुआ है? इस शब्द के सब्जेक्ट के बाद हुआ है, प्री नहीं बाद में हुआ, इसलिए दिस इज पोस्ट मॉडिफायर। ये पोस्ट मॉडिफायर है। सिंस दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए फाइनाइट वर्ब, चूंकि एक शब्द समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है, दैट्स व्हाई इट शैल बी कॉल्ड अ क्लोज, इसलिए इसको क्लोज कहेंगे। चूंकि ये पर्सन के बाद में आकर के उसकी विशेषता बता रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट शैल बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए क्या कहेंगे आप इसको? एडजेक्टिव क्लॉज। अगर इसमें रिस्क वर्ब नहीं होती बच्चों, तो ये क्लोज नहीं होता, तब ये फ्रेज कहलाता, और तब आप इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। एनीहाउ, हिंदी में क्लोज को उपवाक्य कहते हैं, और फ्रेज को हिंदी में बच्चों वाक्यांश अथवा पदबंध कहते हैं। वाक्यांश अथवा पदबंध कहते हैं। और पद क्या होता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के आप उसको पद कहते हैं। जैसे कमल, तो कमल तो बच्चों क्या है? एक शब्द है, लेकिन अगर मैं इसका वाक्य में प्रयोग करता हूं, कमल एक शब्द है, और मैंने आपको कहा कि मुझे कमल का फूल लाकर दो, अब बच्चों इसका प्रयोग वाक्य में कर दिया ना, अब ये शब्द नहीं है, अब ये पद है। और पदबंध क्या होता है? कई शब्दों का समूह जिसमें क्या नहीं होनी चाहिए? कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? एनीहाउ, तो बच्चों ये दोनों बातें। अब मैं आपको ये प्रधान पद क्यों लिखा मैंने? अब देखो, पर्सन, इसके कारण ये खास हो गया ना, इसलिए इधर क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। और जब द लगाओगे तो ये पी क्या हो जाएगा? जो कैपिटल का है ये स्मॉल लेटर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग। ये द बच्चों किसके कारण आया है? ये द इसके कारण आया। ये बाद में जो आया है क्लोज, ये इसको खास बना रहा है। तो द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, आदमी जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता है, उठाते हैं, नहीं उठाता है। ये पर्सन एक वचन है बच्चों, इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ो, ये एक वचन है, रियल सब्जेक्ट है, प्रधान पद है। क्योंकि ये एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? हेज आएगा बच्चों, और हेव नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है? असल कर्ता वह होता है जो जिसका संबंध क्रिया से होता है, और उस असल कर्ता को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान पद कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, अब बताओ मैं विद्या को जा रहा हूं कि आले को जा रहा हूं? तो आप समझ गए वो विद्या को नहीं जा रहा, आले को जा रहा हूं, तो प्रधान शब्द वो हो गया, जो प्रधान पद है ना वो हो गया। जैसे मान लो रसोई घर में, बताओ रसोई में क्या घर में? तो रसोई में क्या है? वो तो घर में है, तो चूंकि घर में है तो घर क्या हो गया? प्रधान पद हो गया। और माता पिता दोनों ही पद प्रधान हो गए। तो जो आप जिसे अंग्रेजी में रियल सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके अनुसार क्रिया बदलती है, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रधान पद इन हिंदी। उसी को बच्चों आप हिंदी में क्या बोल देते हो? प्रधान पद बोल देते हो। ठीक है। तो यहां बताया गया है कि द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, अर्थात एक आदमी जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता है। आ गया समझ में? अब एक बात यहां ये भी समझ लो बच्चों, दूसरा देखो, ये जो बताया था मैंने आपको, गर्ल विद ब्लू आईज। तो बच्चों लड़की कैसी? विद ब्लू आईज का मतलब नीली आंखों वाली।
तो देखो ये शब्द समूह आ गया, ये फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगाना पड़ेगा, द गर्ल, ये छोटा हो जाएगा द गर्ल विद ब्लू आईज। बताओ इज या आर। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि यहां प्रधान पद कौन सा है, यहां प्रधान ये है, चूंकि ये है तो इसके अनुसार तो इज आएगी ना। और बच्चों ये द क्या इसके पहले आ रहा है, ये प्री मॉडिफायर है, ये बाद वाला ये पोस्ट मॉडिफायर, जैसे मोबाइल में होता है प्रीपेड पोस्ट पेड। तो जो प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर जो पहले आके विशेषता बताएगा वो प्री मॉडिफायर या प्री क्वालिफायर कहलाएगा, जो बाद में आके क्वालिफाई करेगा वो पोस्ट मॉडिफायर या पोस्ट क्वालिफायर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? एनी आओ, अब बच्चों इसके अनुसार यहां वर्ब आएगी, ये बात आपको समझा दी गई है। अब हम कहते हैं कि द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग। तो यहां एक देखने वाली बात क्या है बच्चों, इस वाले सेंटेंस को देखो, मैं दोबारा समझाता हूं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग अर्थात वह आदमी जो जिंदगी में बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता। इसको कैसे कह सकते हो आप, देखो दोबारा लिख के बता रहा हूं। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग। ठीक है, अब बच्चों हु की जगह दैट का प्रयोग भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोलो द पर्सन दैट रिस्क्स नथिंग, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बच्चों अगर ये मैं विच का प्रयोग कर दूं तो ये गलत है, क्योंकि विच का प्रयोग किसके लिए होता है, हु के पहले क्या आ रहा है, पर्सन जो मनुष्य है। लेकिन बच्चों अगर यहां कोई जानवर आता या यहां कोई निर्जीव वस्तु आती तो बेशक मैं किसका प्रयोग करता, या तो विच का करता या दैट का करता, लेकिन हु का नहीं कर सकता था। यानी दैट तो बच्चों क्या है, इधर भी है उधर भी है, दैट तो इधर भी है उधर भी है, दैट तो बच्चों इधर भी और उधर भी है। लेकिन हु सिर्फ किसकी तरफ है, मनुष्यों की तरफ है, ह्यूमन बींग्स की तरफ है। और ये बच्चों विच किधर है, ये विच बच्चों क्या है, ये निर्जीवों की तरफ और जानवरों की तरफ है। ठीक है, निर्जीव और जानवरों की तरफ ये है, और ये दैट तो बच्चों इधर भी है और उधर भी है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग अर्थात वह आदमी जो जिंदगी में बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। उससे जिंदगी में बच्चों कोई न्याल नहीं होता है। जिसने जीवन में बिल्कुल जोखिम नहीं उठाई तो उसने बच्चों क्या खाक न्याल क्या क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। तो किसी किसी बात का बच्चों बड़ा गहरा मीनिंग है। संतोष आनंद अपने गीत में लिखता है कि वो जवानी जवानी है क्या जिसकी कोई कहानी न हो। तो बच्चों कहानी का तात्पर्य उसका यह नहीं कि जवानी में कोई गलत कांड करे वही जवानी है। उनका कहने का भावार्थ यह है कि जिसकी कोई कहानी न हो, अर्थात जिसमें कोई जोखिम न हो, जिसमें कोई रिस्क न हो, जिसमें कोई खतरा न हो, तो जवानी बच्चों आग है। और यदि उस आग के वक्त भी उस समय भी अगर मान लो जो आवेग की उम्र है, जो आवेश की उम्र है, उस वक्त भी यदि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई खतरा प्रतीत होता हो, जिसमें कोई खतरा हो, खतरा नहीं उठाया, तो ऐसी जवानी भी क्या खाक जवानी है। तो द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग हेज नथिंग, एक आदमी जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाता है वो बच्चों कुछ नहीं करता, हेज नथिंग। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, बट द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग हेज नथिंग अर्थात वह आदमी जिसने कोई जोखिम नहीं उठाई उसके पास कुछ नहीं है। आपको के साथ फला आदमी ने तो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाई लेकिन उसके पास तो कार है। अरे तो उसके बाप की है वो, उसने क्या किया, उसने तो कोई जोखिम नहीं उठाई। कुछ लोग अपना परिचय में देते हैं कि भाई बता रहे तेरा नाम क्या है, कि साहब मेरा नाम तो सत्यनारायण है। वो साहब फलाने करदल साहब है ना, उनका भाण जाऊं मैं। अरे तो वो तो करदल साहब का भाण जाए जो तुमको पता है या नहीं है, पर तू तेरी आइडेंटिटी बता कि तू खुद क्या है। आई बात समझे? तो बच्चों कोई किसी महान पिता की संतान होने की वजह से कोई महान नहीं बनता। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए महान नहीं बनता कि साहब वो नरेंद्र मोदी का बेटा है। नरेंद्र मोदी है, बेटा बेटा ही है। आप जानते हो इस बात को? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप किसी महान पुरुष या बड़े डॉक्टर या बड़े कलेक्टर की संतान होने की वजह से आपका कोई परिचय नहीं बनता है। आप ये बताइए आप स्वयं क्या है। बल्कि कलेक्टर का बेटा हो कि भी कुछ नहीं है तो वो तो और ज्यादा बुरी बात है कि आपको इतनी फैसिलिटीज मिली, इतनी सुविधाएं दी होंगी आपके पिता ने आपको, और उसके बावजूद यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो। तो एक चाय बनाने वाला बच्चों आप जानते हो जब देश का पीएम बनता है और एक जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके जन्मता है, वो ढोलता है, बोलता है। तो द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग डज नथिंग हेज नथिंग इज नथिंग, ऐसा इंसान बच्चों कुछ नहीं होता है। ऐसा इंसान कुछ नहीं होता है एंड बिकम्स नथिंग, और जिंदगी में कुछ बनता भी नहीं है। कौन बनता है? कौन बनता है बच्चों? वो बनता है जो जिंदगी में क्या करता है, जोखिम उठाता है, जिसके क्षात्र धर्म का दीपक तेज होकर जलता है,
प्रतिस्पर्धा की धार पार कर आगे वही निकलता है जिसके क्षात्र धर्म का दीपक। बच्चों एक ब्रह्म धर्म होता है, ब्रह्म तेज, एक होता क्षात्र तेज। तो आज बच्चों समय इस बात की जरूरत है कि ब्रह्म तेज तो ठीक है लेकिन क्षात्र तेज की आवश्यकता है। तो हम कहते हैं जिसके क्षात्र तेज का दीपक तेज होकर जलता है, प्रतिस्पर्धा की धार पार कर आगे वही निकलता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि प्रतिस्पर्धा की धार को पार करके आगे निकलता है। ऐसा आदमी बच्चों जिंदगी में कुछ नहीं बनता, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। खुश हो लेते हैं आप, जब कोई खतरा आया आप साइड में हो गए और वो गले पड़ गया, दूसरे के मुकाबला दूसरे ने किया, बड़े खुश हो गए कि यार समस्या जो है उड़ता हुआ तीरता पे तो बच गया। तो यू मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। आप बच्चों कष्टों और परेशानियों से बच सकते हैं, लेकिन यदि आप कष्टों और परेशानियों से बचोगे तो कष्टों और परेशानियों को फेस करना कैसे सीखोगे। यदि बाधाएं मिली हमें तो उन बाधाओं के ही साथ। वेदभूषण गुप्त की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है पंचवटी खंड काव्य में कहा उन्होंने। लक्ष्मण कहता है यदि बाधाएं मिली हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। यदि बाधाएं मिली हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जितने कष्ट कंटकों में हैं उनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसलिए क्या है बच्चों, कहने का भावार्थ यह है कि आप परेशानियों से बच सकते हो, लेकिन जिंदगी में सबक तो कुछ सीखा ही नहीं। दे में अवॉइड सफरिंग, वो परेशानी से बच सकते हैं। ये कई बच्चे क्या करते हैं, सफरिंग में आईएनजी जुड़ रहा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी, ऐसा नहीं बच्चों। ये भी है वो भी है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से सफरिंग कर रहा हूं, वो तो ठीक है, बट लेकिन बच्चों यहां पर आप देखो दे में अवॉइड वर्ब है और सफरिंग क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों नाउन है, जिरंड फॉर्म है। सफरिंग का प्रयोग दो प्रकार से करते हो। कई शब्द बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी आता है। इनिंग यानी क्या होता, पारी। अब बच्चा सोचो यार इन में आईएनजी जोड़ दिया, इन यानी अंदर और इनिंग यानी अंदरीकरण, ऐसा नहीं होता। ये तो बात है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो दे में अवॉइड सफरिंग जैसे होता है पशुधन। अब पशुधन या गोधन, अब इसको अंग्रेजी में पशुधन गोधन क्या बोलते हैं, लिव स्टॉक, LIVESTOC के ज्योग्राफी में मिलता है शब्द लिव स्टॉक। बच्चा सोचता है यार लिव और ये स्टॉक, लिव यानी क्या है, लिव का भंडार, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब बच्चों और निकलता है, एक उदासीन शब्द है। तो इसे सच मानिए कि मैं जब बहुत बड़ा हो गया था, BA तक चला गया था, तो मैं उदासीन का मतलब उदास होना समझता था। लेकिन सच ये है बच्चों, उदासीन और उदास में फर्क होता है। विज्ञान में पढ़ते उदासीन होते हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, वो उदासीन होते हैं। आप जाओ किसी आप जा रहे हो, कलेक्टर आ रहा है जा रहा है, किसी को परवाह नहीं है, वो बिल्कुल चुप बैठा है, तो उदासीन है। उसको क्या मतलब है? तो जैसे वो तुलसीदास जी का एक डायलॉग नहीं है क्या, कौन रखो हमें कहानी, हम तो उदासीन है, कोई भी राजा बने हमको क्या परेशानी है ना। तो वो उदासीन व्यक्ति की पहचान है। तो दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, ऐसे लोग बच्चों कष्टों और दुखों से बच तो सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न। पर बच्चों जिंदगी में सबक नहीं सीख सकते, दे कैन नॉट अर्न। वो बच्चों जिंदगी में कुछ अर्जित नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फील, वो महसूस नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट फील, दे कैन नॉट चेंज। वो बच्चों न बदल सकते हैं और न किसी चीज को बदलने का जज्बा अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट डेवलप। वो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट लव, वो प्यार नहीं कर सकते हैं। अब सब प्यार, हाँ बच्चों प्यार में भी क्या है, प्यार करोगे तो ऐसे ही प्यार हो जाता है। क्या प्यार में भी क्या चाहिए, जिगरा चाहिए, जोखिम चाहिए, जिगर चाहिए। वो प्यार नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लिव, वो बच्चों दे कैन नॉट इवन सर्वाइव। वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कायम नहीं रख सकते हैं। जिंदा तो हैं, पर आप जानते हो बच्चों सांस लेना जिंदगी की एक अनिवार्य शर्त है। दिनकर कहता है सांस लेना एक जिंदगी की अनिवार्य शर्त है, पर अगर सांस लेना ही जिंदगी है तो सांस तो बच्चों लोहार की धौंकनी भी लेती है। सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। तो लिव का मतलब जिंदा रहना। तो जिंदा ऐसे थोड़ी ढंग से जियो, मनुष्यों की तरह जियो, ऐसे जीना क्या है, ऐसा जीना भी कोई जीना है। तो बच्चों चैंड बाई देयर सॉलिट्यूड, ऐसे लोग क्या होते हैं बच्चों, लकीर के फकीर होते हैं। दे आर चेंज्ड बाई देयर सॉलिट्यूड का मतलब होता है बच्चों, वो क्या है, दे आर चेंज्ड बाई द फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। वो निश्चितता की भावना से बंधे होते हैं। यार ये काम करूं, ये काम होना ही चाहिए। अरे यार हो भी जाए नहीं भी हो, ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर तुमको क्या मिल जाएगा, पहले सॉलिट्यूड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। निश्चितता का प्रमाण पत्र तो जीवन में कहीं नहीं मिलता है। और जो लोग निश्चितता के प्रमाण के दास होते हैं, those who are the slaves of the certificate of certitude,
दे कैन डू नथिंग इन देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं। दे आर स्लेव्स, वो बच्चों गुलाम है, वो गुलाम है। देश आजाद हो गया लेकिन वो अभी भी गुलाम है। किसके गुलाम है? वो निश्चितता की भावना ये गुलाम है कि साहब फला काम हो तो मैं फला काम करूं। अरे भाई, को जानते हो शर्तों पे काम थोड़ी चलता, कोई शर्त नहीं होती है ना जिंदगी। इस तरीके की सफलता जब हासिल करते हो तो बच्चों उसमें क्या नहीं हो सकती, सफलता नहीं, शर्तें नहीं होती है। तो निश्चितता की भावना की गुलाम हो तो दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, बच्चों उन्होंने अपनी आजादी को खो दिया है, उन्हें स्वावलंबी नहीं है। स्वावलंबी की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। तो गुलामी बच्चों को मानसिक मेंटल स्लेवरी, ये अंग्रेज चले गए हैं लेकिन बच्चों आपको पता है क्या छोड़ गए हैं? उनकी छाया यही है। इसीलिए तो गिरिजा कुमार माथुर एक कविता में कहता है ना, शत्रु हट गया परंतु उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया परंतु उसकी छायाओं का डर है। तो बच्चों देश गुलाम है, आज भी गुलाम है। ऐसे लोग गुलाम है क्योंकि कौन? ऐसे लोग बच्चों जिनको निश्चितता का प्रमाण पत्र चाहिए वो गुलाम है। और ऐसे गुलामों को उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना किसका धर्म है? वो बच्चों मेरा धर्म है। मुझसे मतलब है, मैं समष्टि की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं पूरी टीचर कम्युनिटी की बात कर रहा हूं कि जो टीचर कम्युनिटी है उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो गुलामी की वो जो मानसिकता है उससे वो क्या करे, आने वाली पीढ़ी को बाहर निकाले। इसलिए तो कहते हैं कि अध्यापक या मास्टर कोई साधारण आदमी नहीं होता। चाणक्य कहता है कि मास्टर वह होता है जिसकी गोद में प्रलय और सृजन दोनों एक साथ पलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप टीचर बोलते हैं। ठीक है, तो they have forfeited, I mean they have lost their freedom, they have lost their independence, वो अपनी आजादी को खो चुके हैं। और बच्चों आप जानते हो अपनी आजादी को हरगिज हम मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं परंतु सर झुका नहीं सकते हैं। तो बात बच्चों अंग्रेजों के जाने की नहीं है, उस गुलामी की मानसिकता को भी छोड़ना पड़ेगा हमें। हिंदुस्तानी मानसिकता तो ये नहीं है कि निश्चितता का प्रमाण पत्र दो। हम तो बच्चों छत्रपति शिवाजी हमारे आदर्श हैं, महाराणा प्रताप, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं। तो आप बताइए कि वो जो परंपरा है उसके अंदर जो निश्चितता का प्रमाण पत्र, ऐसा थोड़ी कदम कदम पे खतरे होते हैं। खतरों को हम क्या करते हैं बच्चों? झेलते हैं। पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। ध्यान दो बच्चों, आजाद कौन है? भारत का हर नागरिक आजाद नहीं है। अंग्रेज चले गए होंगे लेकिन भारत का हर नागरिक आजाद नहीं है। भारत का ही क्यों, दुनिया के अंदर और भी कई देशों के अंदर ऐसे गुलाम पड़े हैं। तो बच्चों, वन हु रिस्क्स, एक आदमी, one who is always ready to take risk, one who is ready to face any risk, एक आदमी जो किसी जोखिम का सामना करने के लिए तैयार होता है। only he is free in the true sense, only he or she is free in the true or the real sense। तो बच्चों सही मायनों में, सही मायने के में आजाद कौन है? आजाद बच्चों वह है जो क्या है? आजाद बच्चों वह है जो जोखिम उठाता है, उसको आजाद कहते हैं। जो कोई भी जोखिम उठा सकता है, अंग्रेजों से लड़ने की जोखिम उठाई, अपने कान के ऊपर रिवाल्वर लगाई, ऐसे व्यक्ति को बच्चों चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। तो आजाद वह है जो क्या कर सकता है? जो जोखिम उठा सकता है, जो खतरा उठा सकता है, वो आजाद है। चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, और भी व्यक्ति जिनके अंदर उनके गुण बसते हैं वो सब क्या है बच्चों? चंद्रशेखर आजाद हैं। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।